नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की इस खास पेशकश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब सच में हमारे हौसले और मनोबल को कई गुना बढ़ा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और जानकारी भरी चर्चा लाते रहें। तो क्या आपने सोचा है कि भारत और अमेरिका, जो रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं, उनके बीच व्यापारिक तनाव इतना क्यों बढ़ गया कि भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया? या ये कि हिमालय में जो आपदाएं हम देख रहे हैं, जिन्हें अक्सर प्राकृतिक कह दिया जाता है, क्या वे वाकई सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर अनियोजित विकास और बदलते मौसम का एक खतरनाक कॉकटेल? ये सवाल आज बहुत अहम है। बिल्कुल, आज हम इन्हीं जैसे कई महत्वपूर्ण और अलग-अलग मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे जो सीधे तौर पर भारत से जुड़े हैं। और हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, अलग-अलग लेख हैं, सरकारी रिपोर्टें हैं और विशेषज्ञों के विश्लेषण भी हैं, जिनका निचोड़ हम आज यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से सबसे काम की जानकारी और जो अंदर की बातें हैं वो निकालें, ताकि ये जो उलझे हुए मुद्दे लगते हैं ना, उनकी एक साफ तस्वीर बन सके। आज हम बात करेंगे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के ताज़ा हालात पर, फिर हिमालय क्षेत्र में गहराते पर्यावरण संकट और उसके असली कारणों पर। हाँ, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व और वन्य जीवों से जुड़ी चुनौतियां, खासकर वो हाल में जो हाथी की दुखद मौत हुई, उस पर भी बात करना जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही भारत की न्याय व्यवस्था में गलत तरीके से जेल में बंद रहे लोगों के मुआवजे का जो मुश्किल सवाल है, वो बलजिंदर कुमार वाला मामला, उस पर भी सोचेंगे। और फिर दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका, जैसे नौसैनिक अभ्यास, एससीओ शिखर सम्मेलन और पड़ोस में वो कच्चा तेल विवाद और नेपाल का हालिया संकट। सही। और फिर आदिवासी इलाकों में विकास के मॉडल, इसरो की नई उड़ान एसएसएलवी और आदिवासी संस्कृति को बचाने के जो डिजिटल प्रयास हो रहे हैं, जैसे आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म, उन पर भी चर्चा जरूरी है। हाँ, तो चलिए इन सब पर एक-एक करके विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति से। और हाँ, जो श्रोता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बता दें कि ये विषय जीएस पेपर 2 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भारत अमेरिका व्यापार संबंध, जिनमें आजकल काफ़ी तनाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। इन रिश्तों का इतिहास भी देखें तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। शीत युद्ध के टाइम तो खैर नाम मात्र का व्यापार था, फिर 1991 के उदारीकरण के बाद चीजें बदलीं, व्यापार बढ़ा। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये शिकायत हमेशा रही कि भारत में टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। वो 2005 का परमाणु समझौता एक बड़ा मोड़ था, जिसने रिश्तों को एक नई दिशा दी। और हाल के सालों में, खासकर पिछले अमेरिकी प्रशासन के दौरान, रणनीतिक नज़दीकी तो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्यापार को लेकर नोकझोंक भी तेज हुई। अमेरिका लगातार भारत के ऊंचे आयात शुल्क और भारत के साथ अपने बढ़ते व्यापार घाटे ट्रेड डेफिसिट को लेकर चिंता जताता रहा है। और अगस्त 2025 से तो मामला एकदम गर्म हो गया। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया। ये इतना ज्यादा कैसे? देखिए, दो हिस्सों में है। 25% तो इसलिए कि दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौता फाइनल नहीं हो पाया, और फिर ऊपर से 25% का डंडा चला क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। अमेरिका का तर्क है कि भारत व्यापार में रुकावटें डालता है और रूस से तेल खरीदकर उनकी बात नहीं मान रहा। सीधा सीधा यही कहा उन्होंने। आंकड़े क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कितना है और इस टैरिफ का असर कितना बड़ा हो सकता है भारत पर? 2024 के आंकड़े देखें तो कुल व्यापार करीब $212 अरब का था। इसमें अमेरिका को भारत के साथ लगभग $46 अरब का व्यापार घाटा हुआ। अमेरिका हमसे खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है। और इस नए टैरिफ से हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.5% से 0.6% तक कम हो सकती है। कपड़ा, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा, रसायन, इन सेक्टर्स पर तो सीधा असर पड़ा है। कुछ बड़े ग्रुप्स भी प्रभावित हुए हैं। अच्छा, लेकिन कुछ सेक्टर बाहर भी हैं। हाँ, राहत की बात यह है कि फार्मा, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ सेक्टर फिलहाल इसके दायरे से बाहर है, और सरकार प्रभावित निर्यातकों के लिए कुछ पैकेज वगैरह की तैयारी भी कर रही है, ऐसी खबरें हैं। पर क्या अब बर्फ पिघल रही है? कुछ बातचीत की खबरें भी तो आ रही हैं। हाँ, हाल में कुछ नरमी जरूर दिखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्वागत किया है।
कोई पक्की तारीख तो अभी नहीं आई है, पर कोशिश है कि इसी साल पतझड़ तक, मतलब ऑटम तक, कोई समझौता हो जाए। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी पुष्टि की है कि बातचीत जारी है। और रूस से तेल वाला मुद्दा? उस पर एक डेवलपमेंट ये है कि भारत ने सितंबर में रूस से तेल का कोई नया फ्रेश ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जारी हैं, लेकिन भारत ने अपनी कुछ रेड लाइंस भी साफ कर दी हैं, जैसे खेती, डेयरी उत्पाद और ऊर्जा खरीद जैसे मामलों में वो अपने फैसले खुद करेगा। और हाँ, भारत अब दूसरे पार्टनर्स जैसे EU, UK, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार समझौते तेज कर रहा है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर जोर है। ठीक है, चलिए अब एक और ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, कच्चा तेबू द्वीप और पाक जलडमरू मध्य में मछली पकड़ने का विवाद। ये भी GS पेपर 2 के लिहाज से देखें, खासकर भारत और उसके पड़ोस संबंध के टॉपिक के तहत काफी अहम है। हाँ, ये पाक जलडमरू जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से के बीच का समंदर है, ये काफ़ी संकरा और उथला सा है। मछलियाँ यहाँ खूब मिलती हैं, लेकिन यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL भी है, और वो इतनी क्लियर नहीं है, या कहिए पार करना आसान है, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। तो इसका इतिहास क्या है, और ये कच्चा तीवू द्वीप का मामला क्या है जो बार बार उठता है? देखिए, 1974 के पहले तक तो वहाँ दोनों देशों के मछुआरे मिलकर ही मछली पकड़ते थे, ऐसी समझ थी। फिर 1974 और 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर समझौते हुए। इन समझौतों के तहत कच्चा तिवू नाम का एक छोटा निर्जन सा द्वीप कानूनी तौर पर श्रीलंका को दे दिया गया। भारतीय मछुआरों को वहां एक सालाना धार्मिक त्योहार के लिए जाने की इजाजत तो मिली, लेकिन मछली पकड़ने का ट्रेडिशनल अधिकार खत्म हो गया। तो फिर झगड़ा क्यों होता है अब, अगर द्वीप श्रीलंका का है? झगड़े की जड़ द्वीप नहीं है। असल में जब श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था 80 के दशक के बाद, तो वहां के मछुआरे तो समुद्र में जा नहीं पाते थे। इस खाली जगह का फायदा, कह सकते हैं, भारतीय मछुआरों ने उठाया, खासकर तमिलनाडु के बड़े मशीनीकृत ट्रॉलर वालों ने, और वो श्रीलंकाई पानी में काफी अंदर तक जाने लगे। फिर 2009 में जब गृह युद्ध खत्म हुआ और श्रीलंकाई मछुआरे वापस अपने पानी में आए, तो उनका सामना इन बड़े भारतीय ट्रॉलरों से हुआ। और वो बॉटम ट्रॉलिंग वाली बात? हाँ, असली समस्या है बॉटम ट्रॉलिंग। ये मछली पकड़ने का एक बेहद विनाशकारी तरीका है। इसमें भारी जालों को वजन बांधकर समुद्र की तलहटी में घसीटा जाता है। इससे न सिर्फ टारगेट मछली, बल्कि कछुए, कोरल, समुद्री घास, छोटे जीव, मछलियों के अंडे, सब कुछ नष्ट हो जाता है। पूरा इकोसिस्टम तबाह होता है। ये तरीका ज्यादातर तमिलनाडु के बड़े ट्रॉलर इस्तेमाल करते हैं, और इससे श्रीलंका के ही नहीं, तमिलनाडु के छोटे पारंपरिक मछुआरों की रोजी रोटी पर भी लात पड़ती है। तो कच्चा तीवू को वापस लेने की मांग फिर क्यों उठती है? वो ज्यादातर एक राजनीतिक बयानबाजी है। कानूनी तौर पर वो मुद्दा सुलझ चुका है। असल मुद्दा अस्थिर और विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके हैं, खासकर बॉटम ट्रॉलिंग। कच्चा तीवू का मुद्दा उठाकर असल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। ये समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि UNCLOS के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अच्छी बात यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है, जो दिखाता है कि शायद अब फोकस सिर्फ सुरक्षा से हटकर मछुआरों की आजीविका पर आ रहा है। तो इसका हल क्या हो सकता है? रास्ता क्या है आगे का? कई चीजें एक साथ करनी होंगी। पहला, बड़े कमर्शियल ट्रॉलरों और छोटे पारंपरिक मछुआरों में साफ फर्क करना होगा। दूसरा, दोनों देशों के मछुआरा समुदायों के बीच सीधी बातचीत, डायलॉग को बढ़ावा देना होगा। तीसरा, समुद्र के संसाधनों का मिलकर सस्टेनेबल तरीके से प्रबंधन करना होगा, जो कि UNCLOS के तहत दोनों देशों की जिम्मेदारी भी है। और भारतीय मछुआरों के लिए? उनके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्रेनिंग और बेहतर नाव उपकरण देने होंगे, ताकि वो श्रीलंकाई सीमा के पास ना जाएं। और साथ ही उनके लिए रोजगार के दूसरे विकल्प भी तलाशने होंगे। और सबसे जरूरी, पर्दे के पीछे शांत कूटनीति से काम लेना होगा, न कि मीडिया में भड़काऊ बयानबाजी से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारतीय नौसेना के हालिया अभ्यासों की और भारत के सागर विजन की। ये भी GS पेपर 2 का ही हिस्सा है भारत की विदेश नीति के तहत। हाँ, हाल में काफी गतिविधियां हुई हैं। भारतीय नौसेना का जहाज INS तीर और कोस्ट गार्ड का जहाज सारथी
ये दोनों फ्रांस के कब्जे वाले रियूनियन द्वीप पर गए थे। वहां उन्होंने फ्रांसीसी नौसेना के साथ मिलकर अभ्यास किए, क्रॉस ट्रेनिंग की, मतलब एक दूसरे से सीखा। इसी तरह एक और जहाज INS शार्दुल मॉरिशस गया और वहां के कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर उनके समुद्री इलाके यानी EEZ की निगरानी में मदद की। और भारत का जो सबसे नया स्वदेशी युद्धपोत है INS सूरत, उसने भी किसी अभ्यास में हिस्सा लिया। हाँ, INS सूरत, जो कि एक लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसने उत्तरी अरब सागर में इटली के जहाज ITS केओ ड्यूलियो के साथ एक पासिंग एक्सरसाइज पैसेक्स की। इसमें जहाज़ों ने मिलकर कई तरह के अभ्यास किए, जैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलना, दुश्मन के जहाज या एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना, एक दूसरे के डेक पर हेलीकॉप्टर उतारना वगैरह। ये सब अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के सागर विजन से इनका क्या लेना देना है? ये सब भारत के सागर विजन का ही हिस्सा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। इन अभ्यासों से पहली बात तो ये होती है कि अलग-अलग देशों की नौसेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, वो बढ़ती है। दूसरा, आपसी भरोसा मजबूत होता है। और तीसरा, ये दुनिया को, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ये संदेश देता है कि भारत एक जिम्मेदार सुरक्षा साझेदार है और यहाँ स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब रुख करते हैं एक बड़े बहुपक्षीय मंच का, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का हालिया शिखर सम्मेलन, जो चीन के तियानजिन शहर में हुआ। ये भी GS पेपर 2 के लिए खासकर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनकी संरचना अधिदेश के तहत प्रासंगिक है। हाँ, ये SCO का 25वां शिखर सम्मेलन था और इस बार ये काफी बड़ा था। इसमें 23 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां मौजूद थे। इस सम्मेलन से क्या बड़े नतीजे निकले? क्या अहम फैसले हुए? कई अहम घोषणाएं हुईं। एक तो तियानजिन घोषणा जारी की गई, जो एक तरह का साझा बयान होता है। सुरक्षा के क्षेत्र में 4 नए केंद्र बनाने का फैसला हुआ, जो आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटेंगे। एक SCO विकास बैंक बनाने पर भी सहमति बनी है, जो सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं को फंड करेगा। अगले 10 साल 2026-2035 के लिए एक विकास रणनीति भी अपनाई गई है। चीन ने भी कुछ पहल की। हाँ, चीन ने ऊर्जा, ग्रीन इंडस्ट्री और डिजिटल इकोनॉमी में सहयोग के लिए 3 नए मंच और साइंटिफिक इनोवेशन, उच्च शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 3 केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस पर भी बात हुई, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ने संप्रभु समानता, कानून का शासन, बहुपक्षवाद जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। इसमें भारत की भूमिका कैसी रही और चीन भारत संबंधों पर क्या असर दिखा? भारत, जो 2017 में SCO का सदस्य बना था, उसने इस सम्मेलन में काफी रचनात्मक भूमिका निभाई, ऐसा माना जा रहा है। चीन ने भी भारत के समर्थन की सराहना की। सुरक्षा, वित्त, ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। द्विपक्षीय स्तर पर देखें तो ये भारत चीन राजनयिक संबंधों का 75वां साल भी है। तो इस मौके पर दोनों नेताओं ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी रणनीतिक विश्वास बनाए रखने की बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और भविष्य के लिए रणनीतिक भरोसा, सहयोग का विस्तार और अच्छे पड़ोसी संबंध, इन 3 स्तंभों की बात कही। और ग्लोबल साउथ के लिए भी कुछ साझा नजरिया देखा। हाँ, दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने, विश्व शांति को बढ़ावा देने, एक दूसरे की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन करने और दादागिरी का विरोध करने पर सहमति जताई। चलिए, आप जरा देश के अंदर की चुनौतियों और शासन के मुद्दों पर आते हैं और यहाँ शुरुआत करते हैं हिमालय क्षेत्र में बढ़ती आपदाओं से, जो बेहद चिंता का विषय है। ये UPSC GS पेपर 3 के पर्यावरण और आपदा प्रबंधन खंड के लिए तो खैर बहुत ही जरूरी विषय है। हाँ, हाल की घटनाएं वाकई दिल दहलाने वाली हैं। अगस्त 2025 में हमने पंजाब में सतलुज, ब्यास, रावी नदियों में भयानक बाढ़ देखी। कश्मीर और पाकिस्तान में भी भारी बारिश से कई जानें गईं। उत्तराखंड के धाड़ले गांव में जमीन खिसकने, मतलब लैंडस्लाइड की घटना हुई। और ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो या 2021 की चमोली आपदा, ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा लगती हैं।
लेकिन विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहना शायद ठीक नहीं है, इसमें इंसानी हाथ भी है। बिल्कुल सही। ICMOD यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो इस क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसके वैज्ञानिक अरुण बी श्रेष्ठा जैसे एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये सिर्फ बादल फटने या भारी बारिश का नतीजा नहीं है। ये असल में दो चीज़ों का मिला जुला परिणाम है। एक तरफ है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ है बिना सोचे समझे अनायोजित तरीके से किया जा रहा विकास। हिमालय, जैसा हम जानते हैं, दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से है। भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय और नाजुक है। यहाँ भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियर झीलों के फटने, GLOF और बादल फटने का खतरा हमेशा से ज्यादा रहा है। और ये जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, जैसे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कें, सुरंगें, ये इस खतरे को और बढ़ा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। आंकड़े देखिए, हिमाचल में 1100 से ज्यादा छोटे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड में 120 से ज्यादा। इनके लिए पहाड़ों को काटा जाता है, उनमें ब्लास्ट किया जाता है, सुरंगें खोदी जाती हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल ही में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बन रही 14 सुरंगों को मौत का जाल तक कह दिया था। अदालतें लगातार सरकारों को चेतावनी दे रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने हाल ही में बाढ़ में बहती पेड़ों पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश शायद नक्शे से ही गायब हो जाए। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। और जलवायु परिवर्तन का सीधा असर क्या दिख रहा है हिमालय पर? भारतीय हिमालय दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसका सीधा नतीजा है बर्फबारी कम हो रही है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इन पिघलते ग्लेशियरों से बनने वाली झीलें, ग्लेशियर लेक्स, अस्थिर हो रही हैं, उनमें पानी बढ़ रहा है। ICMOD का अनुमान है कि हिमालय में ऐसी 25,000 से ज़्यादा झीलें हैं और उनमें से कई बेहद खतरनाक हैं, जिनके फटने से अचानक भयानक बाढ़ आ सकती है, जैसा हमने 2021 में चंबोली में देखा था। GLOF। तो इसका रास्ता क्या है? क्या किया जा सकता है? विशेषज्ञ क्या सुझाव दे रहे हैं? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें तुरंत रास्ता बदलना होगा। हमें प्रकृति आधारित समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अपनाने होंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, खासकर यहाँ की मूल प्रजातियों के मिट्टी के कटाव को रोकना। विकास योजनाओं में स्थानीय समुदायों को भागीदार बनाना होगा, उनकी पारंपरिक समझ का इस्तेमाल करना होगा। लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जागरूक करना होगा। जो भी नए निर्माण हों, जैसे सड़कें या इमारतें, वो सुरक्षित जगहों पर हों और उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसका ईमानदारी से आकलन हो। और सबसे जरूरी, यहाँ के मूल जंगलों, खासकर देवदार के बेशकीमती जंगलों को बचाना होगा। संदेश साफ है, हिमालय एक टिपिंग पॉइंट पर है, एक नाजुक मोड़ पर, और अगर हमने तुरंत सही कदम नहीं उठाए तो ऐसी आपदाएं और बढ़ेंगी और ज्यादा विनाशकारी होंगी। शासन के मुद्दे पर ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आदिवासी इलाकों, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बन रही सड़कों की। ये विषय GS पेपर 2 शासन और पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा दोनों के नजरिए से देखा जा सकता है। हाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों के दूरदराज के आदिवासी इलाकों में सड़कें सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, वो एक तरह से दशकों की उपेक्षा के बाद राज्य या सरकार की मौजूदगी का पहला ठोस संकेत होती हैं। क्या इन सड़कों का वाकई कोई सकारात्मक असर दिख रहा है जमीन पर? रिसर्च क्या कहती है? हाँ, रिसर्च तो यही बताती है कि सड़क बनने से बिजली पहुंचती है, रोजगार के मौके कुछ बढ़ते हैं और लोगों में सुरक्षा की भावना भी बेहतर होती है। देखिए, जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां अक्सर विद्रोही समूह जैसे माओ आदि अपनी पकड़ बना लेते हैं। सड़कें बनने से राज्य उन इलाकों तक अपनी पहुंच बना पाता है, वो जगह वापस लेता है जो अलगाव में पनपने वाले विद्रोहियों के हाथ में चली गई थी। ये विद्रोही समूह भी तो एक तरह का शासन चलाते हैं वहाँ। हाँ, वो शासन के खालीपन को भरते हैं। कई बार वो स्वास्थ्य सेवा या दूसरी मदद देकर स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तरीका अक्सर जबरदस्ती और हिंसा का होता है। वो अपनी जन अदालतें लगाते हैं, जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सजा सुना दी जाती है। तो क्या सड़कें एक तरह से राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी हैं? राज्य बनाम विद्रोही। एक तरह से हाँ, देखा गया है कि जिन इलाकों में कनेक्टिविटी खराब होती है, वहां हिंसा ज्यादा होती है।
सड़कें बनने से स्कूल खुलते हैं, अस्पताल बनते हैं, पुलिस स्टेशन, अदालतें आती हैं। ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, जहां कानून और सार्वजनिक जवाबदेही होती है। ये औपचारिक न्याय और शासन व्यवस्था उन अनौपचारिक और अक्सर अन्यायपूर्ण तरीकों की जगह लेती है जो विद्रोही समूह चलाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, BVR सुब्रमण्यम। उन्होंने यही मॉडल अपनाया था। पहले सड़कें बनाओ, फिर बाकी जरूरी सेवाएं पहुंचाओ। संदेश साफ था, राज्य यहाँ है और यहीं रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ सड़कें बना देना ही काफी है? क्या इसके कुछ खतरे या नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं? निश्चित रूप से सिर्फ सड़कें बना देने से संघर्ष खत्म नहीं होता। ये बहुत जरूरी है कि सड़कों के साथ साथ न्याय व्यवस्था पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों से, समुदायों से सलाह मशवरा किया जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए। वरना ये सड़कें विकास का नहीं बल्कि सिर्फ सरकारी नियंत्रण का प्रतीक बनकर रह सकती हैं, जिससे लोगों में अलगाव और बढ़ सकता है। असली लक्ष्य सिर्फ विद्रोहियों को हटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक समावेशी अधिकार आधारित शासन स्थापित करना होना चाहिए। शासन से जुड़ा एक और बेहद गंभीर और मानवीय मुद्दा है उन लोगों का जिन्हें गलत तरीके से फंसाकर सालों तक जेल में रखा जाता है और रिहा होने के बाद उन्हें कोई मुआवजा तक नहीं मिलता। बलजिंदर कुमार का मामला इसका एक दुखद उदाहरण है। ये GS पेपर 2 में शासन, न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों से संबंधित है। हाँ, बलजिंदर कुमार का मामला वाकई झकझोरने वाला है। 11 साल जेल में, जिनमें से 5 साल फांसी की सजा के इंतजार में डेथ रो पर। और बाद में पता चला कि पूरी जांच में ही गंभीर खामियां थीं और उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन त्रासदी यह है कि भारत में ऐसा कोई व्यवस्थित कानून या मैकेनिज्म नहीं है जो गलत तरीके से मुकदमा चलाए जाने या जेल में रखे जाने वाले पीड़ितों को मुआवजा दे सके। पर क्या अदालतें संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मुआवजा नहीं दे सकती? दे तो सकती हैं और कभी-कभी देती भी हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है और कोई तय प्रक्रिया या पैमाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये गंभीर समस्या है, लेकिन खुद कोई स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये काम संसद का है, ये कानून बनाने जैसा हो जाएगा। कुछ एक मामलों में मुआवजा मिला जरूर है, जैसे एक मामला था मोहम्मद आमिर खान का, जिन्हें झूठे आतंकी आरोपों में 14 साल जेल में रखने के बाद दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जिले जैसा है ना? 14 साल की कीमत 5 लाख। सही कहा। दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है इस बारे में? कई विकसित देशों में हमसे बेहतर व्यवस्था है। अमेरिका में राज्यों के हिसाब से अलग-अलग कानून है, लेकिन कुछ राज्यों में गलत सजा पाने वाले को हर साल जेल में बिताने के लिए $50,000 या उससे भी ज्यादा का मुआवजा मिल सकता है। न्यूजीलैंड में बाकायदा एक कानूनी योजना है, पुर्तगाल में भी कानूनी प्रावधान है। तो भारत में इस पर कानून बनाने की इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? देखिए, सबसे पहला कारण तो मानवीय है। किसी की जिंदगी के बेशकीमती साल, उसके रिश्ते, करियर, मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ तबाह हो जाता है। दूसरा, जब जांच एजेंसियों या पुलिस को पता होता है कि उनकी गलती या लापरवाही के लिए कोई बड़ी सजा या जवाबदेही तय नहीं होगी, तो वो शायद उतनी सावधानी नहीं बरतते। एक तरह से कोई निवारक, डिटोरेंट नहीं है। तीसरा, हमारी न्याय व्यवस्था में देरी वैसे ही एक बड़ी समस्या है। सालों बाद बरी होने पर भी जिंदगी तो वापस नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि या तो संसद पर कानून बनाए, जैसा कि विधि आयोग ने भी सिफारिश की है, या फिर जब तक कानून नहीं बनता, कम से कम सुप्रीम कोर्ट कुछ अंतरिम दिशा निर्देश जारी करे। अब अपने पड़ोसी देश नेपाल का रुख करते हैं, जहां हाल में युवाओं के, जिन्हें जेन ज़ी कहा जा रहा है, बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। ये भी GS पेपर 2 के भारत और उसके पड़ोस खंड के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये प्रदर्शन शुरू तो सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ हुए थे, लेकिन जल्द ही इन्होंने काफी हिंसक रूप ले लिया। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, नेताओं के घरों तक में आगजनी हुई। इसके पीछे कई गहरे और पुराने कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नेपाल की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता। आप सोचिए, 1990 के बाद से वहां 30 से ज्यादा सरकारें बन और बिगड़ चुकी हैं। कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। औसतन हर 1.25 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसे माहौल में देश कैसे तरक्की करेगा? नीतियां कैसे लागू होंगी? और इस राजनीतिक अस्थिरता का आम लोगों, खासकर युवाओं पर क्या असर पड़ा है? असर बहुत गहरा और नकारात्मक पड़ा है।
राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। अमीरी गरीबी की खाई, शिक्षा के अवसरों में फर्क, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच विकास का अंतर, ये सब बहुत बढ़ गया है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे गरीब घरों में बेरोजगारी की दर 17.2% है, सबसे अमीर घरों से दोगुनी है। कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 18.1% है, जबकि ग्रेजुएशन करने वालों में भी 6.3% है। काठमांडू जैसे शहरों में बेरोजगारी दर 7.6% है, तो ग्रामीण इलाकों में ये 20% से भी ज्यादा है। और युवा बेरोजगारी 15 से 24 साल तो करीब 23% तक पहुंच गई है। ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। शायद इसीलिए नेपाल से इतने युवा रोजगार के लिए विदेश जाने को मजबूर हैं। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। नौकरियों की भारी कमी के चलते बड़ी संख्या में युवा, खासकर पुरुष, काम की तलाश में विदेश जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर 4 में से 1 नेपाली पुरुष अपने घर से बाहर है। नतीजा ये हुआ है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था विदेशों से भेजे गए पैसे यानी रेमिटेंस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। 1995-96 में जहां करीब 30% परिवारों को बाहर से पैसा मिलता था, 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 77% हो गया। रेमिटेंस अब नेपाल की जीडीपी का 33% से भी ज्यादा है, जो दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा निर्भर देश बनाता है उसे। पहले लोग ज्यादातर भारत आते थे, अब खाड़ी देशों कतर, सऊदी अरब, यूएई और मलेशिया जा रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन इतने हिंसक क्यों हो रहे? क्या ये सिर्फ युवाओं का गुस्सा था या कुछ और भी? ये वाकई चिंता की बात है। कुछ विश्लेषकों ने इसे हिंसक शून्यवाद कहा है, मतलब एक ऐसी हिंसा जिसका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं, जो सिर्फ तोड़फोड़ पर उतारू हो। ये नेपाल ने बड़ी मुश्किल से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हासिल की है, उसी के लिए खतरा बन गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई संगठित ताकतें थीं जो माहौल बिगाड़ना चाहती थीं? आगे का रास्ता क्या होगा कहना मुश्किल है। कुछ नई राजनीतिक पार्टियां जरूर उभरी हैं जो बदलाव की भूख दिखाती हैं। शायद संविधान में सुधार की जरूरत है। कुछ लोग राष्ट्रपति प्रणाली की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली जरूरत है शांति बहाल करने की और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा लौटाने की। ठीक है, अब पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की तरफ आते हैं। बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध रिजर्व्स में से एक है। ये जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण टॉपिक के लिए अहम है। हाँ, बांदीपुर कर्नाटक में है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी कहानी काफी पुरानी है। 1931 में ये वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क के तौर पर बना था। फिर 1973 में जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तो बांदीपुर उन पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक था जिन्हें चुना गया था। आज ये करीब 1470 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 872 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है। इसकी खास बात क्या है? इसका इकोलॉजिकल महत्व क्या है? इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है और ये आसपास के दूसरे संरक्षित क्षेत्रों जैसे नागाहोल, मुदुमलाई, वायनाड से जोड़कर एक बहुत बड़ा और कंटिन्यूअस जंगल का लैंडस्केप बनाता है। ये जानवरों के मूवमेंट के लिए, खासकर बाघ और हाथियों के लिए एक बहुत जरूरी गलियारा है। कहा जाता है कि ये पूरा इलाका मिलकर दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादियों में से और एशिया में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी को सपोर्ट करता है। यहाँ किस तरह के जंगल और जानवर पाए जाते हैं? यहाँ आपको सूखे पर्णपाती से लेकर नमी वाले पर्णपाती जंगल और झाड़ियाँ मिलेंगी। सागौन, शीशम, चंदन जैसे कीमती पेड़ों के अलावा आंवला, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां भी खूब मिलती हैं। बांस भी काफी है। जानवरों में बाघों की संख्या 2018 के अनुमान के मुताबिक 126 के आसपास थी और हाथी तो 3000 से भी ज्यादा हैं। इनके अलावा तेंदुआ, यहाँ काले पैंथर भी देखने को मिलते हैं। स्लॉथ बेयर यानी भालू, ढोल यानी जंगली कुत्ते, गौर यानी भारतीय बाइसन, सांबर, चीतल जैसे कई स्तनधारी जानवर हैं। पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां और कोबरा, अजगर, मगरमच्छ जैसे सरीसृप भी यहाँ का हिस्सा हैं। बांदीपुर को बचाने के प्रयास तो चल रहे होंगे, लेकिन चुनौतियां भी निश्चय होंगी।
हाँ, प्रयास तो लगातार जारी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत फंडिंग मिलती है। अवैध शिकार रोकने के लिए जगह जगह एंटी पोचिंग कैंप बने हुए हैं। जानवरों के आने जाने के रास्तों यानी कॉरिडोर्स का प्रबंधन किया जा रहा है। जंगल के हैबिटेट को बेहतर बनाने के काम होते हैं, जैसे लेंटाना जैसी आक्रामक झाड़ियों को हटाना। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंसान और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष। हाथी या दूसरे जानवर खेतों में घुसकर फसल खराब कर देते हैं या मवेशियों का शिकार कर लेते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा होता है। जंगलों में लगने वाली आग एक और बड़ा खतरा है। बढ़ता हुआ पर्यटन का दबाव भी है और जंगलों का सिकुड़ना या बीच में से रास्तों का निकलना, जैसे कि बांदीपुर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 766 की वजह से, जिस पर रात को ट्रैफिक बंद रखना पड़ता है, ये सब बड़ी चिंताएं हैं। और हाल ही में बांदीपुर के पास ही एक हाथी की करंट लगने से मौत की दुखद खबर आई थी। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना 10 सितंबर 2025 को बांदीपुर के पास मंगला नाम के गांव में हुई। एक 25 साल की हथिनी की मौत अवैध रूप से लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से हो गई। ये तार सीधे बिजली की लाइन से जोड़ा गया था, जो कि गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। अक्सर जंगली जानवरों को खेतों से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पर शक है कि शायद वो हथिनी गर्भवती भी थी। इस मामले में 2 ग्रामीणों पर केस दर्ज हुआ है। ये घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ, ये घटना फिर से उसी मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध बिजली की बाढ़ लगाने जैसी गंभीर समस्याओं को उजागर करती है। बांदीपुर का इलाका वैसे भी हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन माना जाता है। सिर्फ इसी साल 2025 में जुलाई तक कर्नाटक में 33 हाथियों की मौत हो चुकी थी और पिछले साल 2024 में ये आंकड़ा 109 था। सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसे मामलों में सजा लगभग ना के बराबर होती है, जिससे लोगों में डर नहीं रहता। चलिए अब अंत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ISRO के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV से। ये GS पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। हाँ, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे ISRO ने एक खास मकसद से बनाया है। दुनिया भर में आजकल छोटे सैटेलाइट्स जिनका वजन 500 किलो तक हो और जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट या लियो मतलब करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना हो, उन्हें लॉन्च करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। SSLV इसी उभरते हुए बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का जवाब है। इसका मूल मंत्र है मांग पर आधारित, ऑन डिमांड, फटाफट लॉन्च और कम लागत में। इसे सस्ता और तेज कैसे बनाया गया है? इसकी क्या खासियतें हैं? इसके डिजाइन को काफी सरल रखा गया है। इसमें बहुत से ऐसे पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, COTS कंपोनेंट्स। इसे तैयार करने और लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। इसके तीनों चरण ठोस ईंधन वाले हैं, जो इस्तेमाल में आसान और भरोसेमंद माने जाते हैं। और इसे लॉन्च करने के लिए भी बहुत बड़े लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल से भी काम चल जाता है। दावा है कि इसे कुछ हफ्तों या दिनों में ही असेंबल करके लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। क्या ये अब तक सफल रहा है? इसकी पहली उड़ान SSLV D1 जो अगस्त 2022 में हुई थी, वो कुछ सेंसर की खराबी के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। सैटेलाइट्स गलत ऑर्बिट में चले गए थे। लेकिन दूसरी उड़ान SSLV D2 जो फरवरी 2023 में हुई, वो बिल्कुल सफल रही और उसने 3 सैटेलाइट्स EOS-07, JANUS-1 और AZADISAT-2 को उनकी सही कक्षा में स्थापित किया। तो हाँ, अभी ऑपरेशनल है। ये छोटे सैटेलाइट्स के अरबों डॉलर के वैश्विक बाजार में भारत के लिए एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। दुनिया में रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन जैसे दूसरे रॉकेट इसे टक्कर देंगे, लेकिन SSLV की कम लागत और तेजी से लॉन्च की क्षमता इसे खास बनाती है। और अब तो इसरो ने इसकी तकनीक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLL को भी ट्रांसफर कर दिया है। ये एक बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 10 सितंबर 2025 को इसरो, उसकी कमर्शियल शाखा NSIL, अंतरिक्ष नियामक आयन स्पेस और HAL के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। HAL ने इसके लिए बोली जीती थी। इसके तहत HAL अब स्वतंत्र रूप से SSLV रॉकेट बनाएगा और उसकी मार्केटिंग करेगा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए।
ये भारत के अंतरिक्ष सुधारों, स्पेस रिफॉर्म्स की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका मकसद प्राइवेट कंपनीज को भी अंतरिक्ष गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। इसरो के चेयरमैन ने कहा भी कि इससे HAL अब सिर्फ एरोस्पेस कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी न रहकर एंड टू एंड लॉन्च सर्विस देने वाली कंपनी बन जाएगी। बहुत खूब। और आखिर में संस्कृति के क्षेत्र में एक नई और अनोखी डिजिटल पहल, आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म। ये GS पेपर 1 भारतीय संस्कृति और पेपर 2 सरकारी नीतियां, वंचित वर्गों का कल्याण, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को लॉन्च किया है। फिलहाल ये बीटा वर्जन में है। इसका मकसद बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। भारत की समृद्ध और विविध आदिवासी कला और संस्कृति को डिजिटल रूप में सहेजना, दुनिया भर में उसका प्रचार करना और उसे बाजार से जोड़ना, ताकि आदिवासी कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। विजन ये है कि इसे धीरे धीरे दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। इसमें क्या क्या शामिल है? ये काम कैसे करेगा? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, आदि विश्वविद्यालय। ये एक डिजिटल एकेडमी है जहां आदिवासी नृत्य, पेंटिंग, शिल्प, संगीत, लोक कथाओं जैसे विषयों पर 45 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा, आदि संपदा। ये एक तरह का डिजिटल भंडार है जिसमें 5000 से ज्यादा आदिवासी पेंटिंग, कपड़े, कलाकृतियां, उनके रहन सहन, आजीविका से जुड़ी चीजों को डिजिटल रूप से क्यूरेट करके सहेजा गया है। और तीसरा, आदि हाट। यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो आदिवासी कारीगरों को सीधे दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ेगा। ये ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा। ये तो वाकई एक जबरदस्त पहल लगती है। इसे कैसे विकसित किया गया है? इसे अकेले मंत्रालय ने नहीं बनाया है, बल्कि देश के 15 राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों यानी TRIs, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ये सरकार के दूसरे डिजिटल प्रयासों का भी हिस्सा है। जैसे आदिवाणी नाम का एक प्रोजेक्ट है जो गोंडी, भीली, संथाली जैसी आदिवासी भाषाओं के लिए AI आधारित अनुवादक बना रहा है। ये डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके हमारी अनमोल विरासत को बचाने और साथ ही आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने और मजबूत बनाने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। आगे चलकर इसे पूरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है जहां सर्टिफाइड कोर्स और रिसर्च की सुविधा भी हो। तो आज हमने भारत से जुड़े कितने अलग अलग और जरूरी पहलुओं पर बात की। हाँ, उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति से लेकर देश के अंदर की गंभीर पर्यावरण और शासन की चुनौतियां, न्याय प्रणाली की कुछ कमियां, पड़ोसी देशों के हालात, वन्य जीव बचाने की जद्दोजहद, विज्ञान और तकनीक की नई छलांग और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने के नए डिजिटल तरीके। हाँ, और ये साफ है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे विकास का मॉडल पर्यावरण पर असर डालता है, कैसे दुनिया के मंच पर हो रही बातें देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार हो सकती है या होनी चाहिए। तो इन सब का निचोड़ क्या है? क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? व्हाट डज इट ऑल मीन? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये सारे धागे कूटनीति, पर्यावरण, शासन, तकनीक और संस्कृति आपस में मिलकर भारत की आज की कहानी और शायद कल की दिशा बुन रहे हैं। इन अलग अलग दिखते चैलेंजेस और अवसरों को एक साथ एक होलिस्टिक, एक बड़ी तस्वीर में देखना बहुत जरूरी है। किसी एक पहलू पर ही फोकस करने से शायद पूरी बात समझ नहीं आएगी। और श्रोताओं के लिए सोचने की बात, इन सभी घटनाओं और रुझानों को देखते हुए भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती या शायद सबसे बड़ा अवसर क्या है? क्या ये दुनिया के साथ अपने रिश्तों को साधना है, डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाना है, या देश के अंदर शासन व्यवस्था को, गवर्नेंस को दुरुस्त करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर टेक्नोलॉजी और अपनी सांस्कृतिक ताकत का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, आखिर में वही गुजारिश, अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये विश्लेषण जानकारी भरा और उपयोगी लगा हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, सहकर्मियों के साथ साझा भी करें। आपका यही साथ हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के विस्तृत नोट्स के लिए अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको शानदार रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही।